दोस्तों यू कैन अर्न यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आंगनबाड़ी को लेकर एक बहुत बड़ी जानकारी के बारे में। समन्वित बाल विकास परियोजना कार्यक्रम के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों एवं सहायिकाओं की मानदेय पर नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया का पुनर्निर्धारण। जी हां दोस्तों, बाल विकास एवं पुष्टाहार अनुभाग के द्वारा ये जानकारी 21 मार्च 2023 को अनामिका सिंह, सचिव उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश, निदेशक बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ को जारी की गई है। महोदय महोदया, समन्वित बाल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों एवं सहायिकाओं के मानदेय पर संविदा आधारित नियुक्ति के संबंध में पूर्व में निर्गत समस्त शासनादेशों को अवक्रमित करते हुए अदालत द्वारा सम्यक विचारोपरांत चयन प्रक्रिया निम्नवत प्रख्यापित की जानी है। दोस्तों आपको बता दूं किस तरीके से अभी संविदा कर्मियों की यानी कि आंगनबाड़ी बहनों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है, उसी चीज़ को लेके एक लेटेस्ट अपडेट आया हुआ, जिस अपडेट के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। शैक्षिक योग्यता की बात करें तो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों एवं सहायिकाओं हेतु शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष होनी चाहिए। आयु सीमा की बात करें, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एवं सहायिकाओं के पद के लिए कम से कम आयु 18 और अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए। उम्र के संबंध में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायिका के लिए हाई स्कूल अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। नंबर 3 है 62 वर्ष। 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने के उपरांत उनकी मानदेय आधारित सेवाएं स्वतः समाप्त हो जाएंगी। ऐसी सेवा समाप्ति सेवानिवृत्ति की तिथि प्रत्येक कैलेंडर वर्ष 2 मई से 31 अप्रैल तक में 30 अप्रैल रहेगी। यदि किसी कार्यकर्ती सहायिका की आयु माह मई 2024 में 62 वर्ष पूरा हो रहा है तो उसकी सेवा समाप्ति सेवानिवृत्ति दिनांक 30 अप्रैल 2025 को हो जाएगी। इस प्रकार यदि किसी कार्यकर्ती सहायिका की आयु माह अप्रैल 2024 में 62 वर्ष पूर्ण हो रही है तो उनकी सेवा समाप्ति सेवानिवृत्ति दिनांक 30 अप्रैल 2024 को हो जाएगी। दोस्तों अगर मैं आपको बताऊँ चयन हेतु क्या पात्रता और अर्हता है तो आगे आइए इस वीडियो में देखते हैं। निवेदन करता हूँ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को जरूर लाइक करेंगे ताकि भविष्य में ऐसी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। चयन हेतु पात्रता और अर्हता की बात करें तो सर्वप्रथम आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के कुल रिक्त पदों के सापेक्ष 50% पदों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के भर्ती हेतु अपेक्षित अर्हता पूर्ण करने वाली आंगनबाड़ी सहायिका से चयन की कार्रवाई की जाएगी, जिसकी प्रक्रिया निम्नवत होगी। आपको बता दूं जहां पर ऐसे वैकेंसी आई है, ऐसा पद रिक्त आया हुआ है, वहाँ सबसे पहले जो संविदा पे आंगनबाड़ी सहायिका कार्यरत है उनको वरीयता दी जाएगी। सर्वप्रथम अपेक्षित अर्हता रखने वाले ग्रामीण क्षेत्र में उसी ग्राम सभा और शहरी क्षेत्रों में उसी वार्ड में स्थित उसी आंगनबाड़ी केंद्र की सहायिका जिसकी न्यूनतम सरकारी सेवा निर्धारित कट ऑफ डेट को 5 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर चुकी हूँ तथा शैक्षिक योग्यता न्यूनतम इंटरमीडिएट उत्तीर्ण या समकक्ष हो और उनकी आयु 50 वर्ष से अधिक ना हो का चयन किया जाएगा। इसके पश्चात रिक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के पद पर उसी ग्राम सभा तथा शहरी क्षेत्रों में उसी वार्ड में स्थित अन्य आंगनबाड़ी केंद्रों पर तैनात आंगनबाड़ी सहायिकाओं में से मेरिट के आधार पर चयन किया जाएगा। मेरिट तैयार करने की प्रक्रिया बिंदु संख्या 7 में उल्लिखित। आगे हम लोग बिंदु संख्या 7 देखेंगे कि किस बेसिस पर आपका मेरिट बनेगा। परियोजना स्तर पर 50% कोटा पूरा ना होने पर जनपद स्तर पर कुल रिक्तियों के सापेक्ष 50% पदों पर चयन प्रक्रिया किया जाएगा। बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा परियोजना के रिक्त पदों को सम्मिलित कर रिक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के केंद्रों की सूची सहित हर आंगनबाड़ी सहायकों का पूरा विवरण निर्धारित प्रारूप पर तैयार कर उनके सेवा विवरण यथा नियमित रूप से मानदेय भुगतान और मानदेय सेवा में व्यवधान आदि का संपूर्ण विवरण सहित जिला कार्यक्रम अधिकारी को उपलब्ध कराएंगे। चयन के समय 5 वर्ष में नियमित रूप से मानदेय भुगतान, कार्य व्यवहार और मानदेय सेवा में व्यवधान आदि को भी संज्ञान में लिया जाएगा। यदि विगत 5 वर्ष में कार्य में लापरवाही 3 माह अथवा उससे अनधिकृत अनुपस्थिति रही हो तो चयन नहीं किया जाएगा। 5वें की बात करें तो परियोजना को इकाई मानकर रिक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के 50% पदों पर निर्धारित अर्हता पूर्ण करने वाली आंगनबाड़ी सहायिकाओं से उपरोक्त प्रक्रिया का पालन करते हेतु चयन किया जाएगा। अगर हम बात करें सहायिकाओं की तो सहायिका से आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के पद पर चयन में यह ध्यान रखा जाएगा कि यदि किसी भी दशा में आरक्षण प्रभावित ना हो अथवा प्रचलित विद्यमान आरक्षण प्रक्रिया का उल्लंघन किसी भी दशा में ना किया जाए। नंबर 6 की बात करेंगे तो जनपद के समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा यह प्रमाण पत्र जिला कार्यक्रम अधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा कि निर्धारित तिथि को उपरोक्तानुसार किसी पात्र या अर्ह का नाम छूटा नहीं है। कट ऑफ
कट ऑफ डेट का निर्धारण नियमवत किया जाएगा। 1 जुलाई यदि चयन की कार्रवाई चयन की विज्ञप्ति का प्रकाशन 1 जुलाई से 31 दिसंबर के बीच की जाती है तो 1 जनवरी यदि इस कार्रवाई चयन प्रक्रिया की विज्ञप्ति प्रकाशन 1 जनवरी से 30 जून के बीच की जा रही है। तो नंबर 7, जिला कार्यक्रम अधिकारी या नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा उपरोक्त अनुसार पदों और रिक्तियों का विवरण चयन समिति के सापेक्ष प्रस्तुत कर जिलाधिकारी का अनुमोदन प्राप्त कर चयन की कार्रवाई 15 दिवस में पूर्ण कर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी बांट दिया जाएगा। इस प्रकार चयन का केंद्रवार विस्तृत कार्यवृत्त चयन समिति द्वारा अनिवार्यता जारी किया जाएगा और उसकी प्रति निदेशक बाल विकास सेवा और पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ को प्रेषित की जाएगी। इस उपरोक्तानुसार आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के 50% पद सहायिकाओं से भरे जाएंगे। सहायिकाओं के उपलब्ध न होने की स्थिति में रिक्त पदों को सीधी भर्ती द्वारा भरा जाएगा तथा कोई भी पद आगामी चयन के लिए रिक्त नहीं रखा जा सकता है। चयन समिति द्वारा चयन पत्रावली और परियोजनावार विवरण के साथ यह उल्लेखित किया जाएगा कि कुल कितने प्रतिशत आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के पदों का चयन द्वारा भरे गए हैं, ताकि भविष्य में जब भी पुनः आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के रिक्त पदों पर विज्ञप्ति प्रकाशित की जाए तो यह ध्यान रखा जाए उपरोक्तानुसार 50% आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के रिक्त पदों पर पात्र या अर्ह आंगनबाड़ी सहायिकाओं का चयन किया जाएगा। खा आंगनबाड़ी सहायिकाओं से आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के रिक्त पद पर चयन उपरांत सहायिकाओं से के रिक्त हुए पदों को सम्मिलित करते हुए जिलाधिकारी के अनुमोदनोपरांत आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती तथा सहायिकाओं के पद पर चयन हेतु अनिवार्यता एक स्थानीय तथा एक प्रदेश स्तर के समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित की जाएगी। 1 से अधिक केंद्रीय पदों पर आवेदिका द्वारा किए गए आवेदन मान्य होंगे। सीधी भर्ती हेतु आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती व सहायिका के पदों का चयन की वरीयता की बात करें तो वो इस प्रकार है। नंबर 1, उसी ग्राम सभा या वार्ड शहरी क्षेत्र में की निवासी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की विधवा महिला को वरीयता दी जाएगी। उसी ग्राम सभा या वार्ड या उसी ग्राम सभा अगर शहरी से वार्ड की निवासी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की विधिक तलाकशुदा या परित्यक्ता महिला को वरीयता दी जाएगी। नंबर 3, विधवा तलाकशुदा परित्यक्ता महिला के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार का अभ्यर्थी ना मिलने पर उसी ग्राम सभा या वार्ड शहरी क्षेत्र में की गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की महिलाओं को वरीयता दी जाएगी। उपरोक्तानुसार कोई अभ्यर्थी ना मिलने पर उपरोक्त वरीयता के क्रम में ही है। नंबर 1, उसी ग्राम सभा या वार्ड में की निवासी गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवार की विधवा महिला। नंबर 2, उसी ग्राम सभा या वार्ड से निवासी गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवार की विधिक तलाकशुदा या परित्यक्ता महिला। नंबर 3, विधवा तलाकशुदा परित्यक्ता महिला के गरीबी रेखा के ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवार का अभ्यर्थी ना मिलने पर उसी ग्राम सभा या वार्ड शहरी क्षेत्रों में की गरीबी रेखा के ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवार की महिलाओं को वरीयता दी जाएगी। उसी ग्राम सभा में उपरोक्त किसी भी श्रेणी में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध ना होने पर अगर अभ्यर्थी नहीं भी मिलते हैं तो संबंधित न्याय पंचायत में से उपरोक्तानुसार श्रेणीवार चयन किया जाएगा। विधवा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी संबंधित नगर निकाय द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण पत्र और परिवार पंजिका की प्रमाणित नकल मान्य होगी। तलाकशुदा परित्यक्ता के संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा निर्गत विधिक आदेश मान्य होंगे। आय के संबंध में तहसील द्वारा निर्गत नवीन विज्ञापन जारी होने की 30 से 6 महीने के पूर्व का मान्य नहीं होगा। ऑनलाइन डिजिटल हस्ताक्षर से निर्गत आय प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे जिसका ऑनलाइन सत्यापन संभव हो। निवास व जाति प्रमाण पत्र के संबंध में बात करें तो तहसील से ऑनलाइन डिजिटल हस्ताक्षर से निर्गत निवास व जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे जिनका ऑनलाइन सत्यापन संभव हो। आगे चलते हम लोग 4 नंबर पे आवेदन की प्रक्रिया जानते हैं। आवेदन पत्रों की प्राप्ति कैसे करेंगे। तो निवेदन करता हूं अगर वीडियो पे पहली बार है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करेंगे ताकि भविष्य में ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं। आवेदन पत्रों की प्राप्ति की बात करें तो चयन की प्रक्रिया जनपद के जिलाधिकारी द्वारा पूर्णतः संपादित कराई जाएगी। निदेशक बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश द्वारा NIC से केंद्रीकृत प्रारूप विकसित कराकर विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराएंगे जिससे समरूपता बनी रहे और अभ्यर्थियों को आवेदन भरने में सुगमता हो। आवेदन पत्र विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध फॉर्मेट पर ऑनलाइन व सही सावधानीपूर्वक भरे जाएंगे। आवेदिका द्वारा अभिलेखों की स्वहस्ताक्षरित यानी सेल्फ अटेस्टेड प्रति जो स्वच्छ और पाठनीय हो अपलोड की जाएगी जिसका उल्लेख उनके द्वारा ऑनलाइन फॉर्म में किया गया होगा। कोई भी आवेदन या अभिलेख पर पत्र ऑफलाइन या डाक द्वारा मान्य नहीं होंगे। यदि आवेदन करने में कोई गलती होती है या उसकी तथ्य आंकड़े शैक्षिक अभिलेखों के प्राप्तांक पूर्णांक गलत या कुरचित पाए जाएंगे तो अभ्यर्थी निरस्त कर दिया जाएगा। नंबर 5, चयन समिति का किस तरीके से गठन होगा। कैसे आंगनबाड़ी बहनों का फॉर्म तो भरा जा रहा है लेकिन कैसे इन लोगों का चयन किया जाएगा हम लोग जानते हैं।
आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती और सहायिकाओं के चयन या भर्ती हेतु शहरी ग्रामीण क्षेत्रों हेतु चयन समिति का गठन इस तरीके से किया जाएगा। कुल 6 सदस्य होंगे। नंबर 1, जिलाधिकारी द्वारा नामित मुख्य विकास अधिकारी अथवा अपर जिलाधिकारी स्तर का वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी अध्यक्ष होगा। जनपद के जिला कार्यक्रम अधिकारी सदस्य सचिव होंगे। जिलाधिकारी द्वारा नामित अनुसूचित जाति जनजाति के जिला स्तरीय अधिकारी सदस्य होंगे। जिलाधिकारी द्वारा नामित अन्य पिछड़ा वर्ग के जिला स्तरीय अधिकारी सदस्य होंगे। जिलाधिकारी द्वारा नामित जनपद में तैनात समूह क अथवा ख की महिला अधिकारी सदस्य होंगी। संबंधित परियोजना के बाल विकास परियोजना अधिकारी सदस्य प्रस्तुत करता होंगे। कोरम की बात करें तो चयन समिति की बैठक में किन्हीं 4 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी, जिसमें अध्यक्ष व जिला कार्यक्रम अधिकारी अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे कि उनमें अनुसूचित जाति जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व अनिवार्य होगा। जो सदस्य अनुपस्थित होगा उसका विवरण अंकित किया जाएगा। मेरिट सूची तैयार किए जाने की क्या प्रक्रिया, आइए हम लोग जान लेते हैं। इसके बाद हम लोग रिजर्वेशन यानी कि आरक्षण के बारे में जानेंगे। फिर किस तरीके से पदों का निर्धारण होगा, अभिलेखों का सत्यापन और नियुक्ति पत्र, उसके बाद नियुक्ति के बाद आपका समायोजन के बाद सेवा समाप्ति के बारे में भी हम कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे। तो अभी हम लोग फिलहाल बात कर रहे हैं किस तरीके से आंगनवाड़ी बहनों को लेके नया शासनादेश जारी किया गया है। मेरिट सूची तैयार किए जाने की प्रक्रिया ये है कि एक ही श्रेणी में एक से अधिक पात्र अभ्यर्थियों के उपलब्ध होने की दशा में सभी अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ती, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती, सहायिका के सभी पदों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट या समकक्ष अथवा अधिकतम शैक्षिक योग्यता स्नातक के आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंक प्रतिशत को 10 से विभाजित करने पर जो उत्तर प्राप्त होगा वही उसका अंक माना जाएगा। अर्थात यदि किसी अभ्यर्थी को हाई स्कूल परीक्षा में 45% अंक प्राप्त हुए तो उसे 45/10 4.5 अंक प्राप्त होंगे। इसी प्रकार यदि किसी अभ्यर्थी को 59% अंक प्राप्त हुआ तो उसको 5.9 अंक प्राप्त होंगे। इसी प्रकार ग्रेडिंग व सीजीपीए पद्धति में प्राप्त अंक भी आगणित किए जाएंगे। मेरिट सूची तैयार करने में दशमलव के 3 अंकों तक गणना की जाएगी। दशमलव के बाद के किसी भी अंक को पूर्णांकित नहीं किया जाएगा। समस्त परीक्षाओं के आंकड़ों को जोड़ने के पश्चात मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। यदि एक से अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करते हैं तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी। यदि एक से अधिक अभ्यर्थी के अंक व आयु भी समान हो तो अधिक से अधिक शैक्षिक योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी। आरक्षण की बात करें तो आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों, मिनी आंगनवाड़ी केंद्र की कार्यकर्तियों एवं सहायिकाओं की नियुक्ति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विकलांग एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के अभ्यर्थी, आश्रितों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों ईडब्ल्यूएस हेतु समय समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण से संबंधित शासनादेशों का अनुपालन किया जाएगा। जिन आंगनवाड़ी केंद्रों की कार्यकर्तियां मिनी आंगनवाड़ी केंद्र की कार्यकर्तियों और सहायिकाओं के चयन के संबंध में पूर्व में कई बार चयन की कार्रवाई की जा चुकी है, लेकिन आरक्षित वर्गों के पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण चयन की कार्रवाई पूर्ण नहीं हो सकी है। उसमें से अनुसूचित जाति यानी पिछड़ा वर्ग के आरक्षित पद हेतु अधिकतम 2 बार विज्ञप्ति प्रकाशित कराई जाएगी और यदि आरक्षित वर्ग के संबंधित पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं तो संबंधित ग्राम सभा न्याय पंचायत क्षेत्र से पुनः आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएंगे। इसके बाद भी यदि पात्र अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं तो पूरी परियोजना में आरक्षण की स्थिति का पुनः आकलन कर निर्णय लिया जाएगा और इस केंद्र को अनारक्षित करते हुए आवश्यकता हो तो किसी अन्य रिक्त पदों को आरक्षण की श्रेणी में ले लिया जाएगा जिसमें आरक्षित पद के अभ्यर्थी उपलब्ध हों। यदि परियोजना स्तर पर उपरोक्त कार्यवाही किए जाने के उपरांत भी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी नहीं मिलते, जनपद स्तर पर जिला कार्यक्रम अधिकारी के द्वारा आरक्षण का आकलन कर लिया जाए और एक परियोजना में अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण उसकी प्रतिपूर्ति दूसरी परियोजना में रिक्त पदों पर आरक्षण करते हेतु पूर्ण कर ली जाए। इन दोनों स्थितियों में जिलाधिकारी का अनुमोदन आवश्यक एवं अनिवार्य होगा। अब हम लोग बात करेंगे पदों का निर्धारण, कैसे पदों का चयन किया जाएगा, उसका निर्धारण किया जाएगा। जिला कार्यक्रम अधिकारी जनपद स्तर पर रिक्तियां आगणित कर नियमानुसार आरक्षण व पदों का निर्धारण कर जिलाधिकारी के अनुमोदनोपरांत विभागीय पोर्टल पर जनपद के लॉगिन आईडी के माध्यम से रिक्त पदों को विज्ञापित अपलोड किया जाएगा। नंबर 10, अभिलेखों का सत्यापन और नियुक्ति पत्र कैसे मिलेगा। एक परियोजना के चयनित समस्त अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों का अवलोकन चयन समिति के एक सदस्य जिला कार्यक्रम राज अधिकारी व संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी की समिति द्वारा किया जाएगा। सब कुछ सही होने पर नियुक्ति प्राधिकारी जिला कार्यक्रम राज्य अधिकारी के अनुमोदनोपरांत अनिवार्यता आगामी 15 दिवस के अंदर नियुक्ति पत्र निर्गत किए जाएंगे और यदि किसी अभ्यर्थी के मूल प्रमाण पत्र में कोई भिन्नता संदेह की स्थिति पाई जाती है तो स्थिति से जिलाधिकारी को पत्रावली पर विवरण रहित
विवरण सहित अवगत कराया जाएगा और उनके प्रमाण पत्र का सत्यापन कराकर निर्णय लिया जाएगा। अगर हम बात करें चयनित अभ्यर्थी की सूची और कार्यवृत्त की प्रति अनिवार्यता निदेशालय बाल विकास एवं पुष्टि विभाग को प्रेषित की जाएगी। नियुक्ति की बात करते हैं तो चयन समिति द्वारा संस्तुति की गई है कि चयन सूची पर जिलाधिकारी द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाएगा। जिलाधिकारी के अनुमोदन उपरांत नियुक्ति की कार्रवाई संपन्न की जाएगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, सहायिकाओं के नियुक्ति प्राधिकारी जिला कार्यक्रम राज अधिकारी होंगे। नियुक्ति तैनाती आदेश में स्वीकृत केंद्र के मूल स्थान मूल स्थल का भी उल्लेख होना अनिवार्य होगा, अर्थात एक ग्राम सभा वार्ड में कई केंद्र सृजित हों तो केंद्रों को प्रथम, द्वितीय और तृतीय की वरीयता क्रम में रखा जाएगा। नियुक्ति पत्र में आंगनबाड़ी केंद्र का 11 डिजिट का कोड नंबर सहित केंद्र का स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा। आंगनबाड़ी सहायिकाओं से आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पद पर चयन किए जाने की स्थिति में नियुक्ति पत्र में आंगनबाड़ी केंद्र का 11 डिजिट नंबर सहित चयन शब्द का भी उल्लेख किया जाएगा। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं तो रिक्त आंगनबाड़ी केंद्र, जहाँ पे आंगनबाड़ी केंद्र खाली है वहाँ पर चयनित अभ्यर्थी की सूची के साथ साथ वरीयता क्रम में द्वितीय स्थान में आने वाले अभ्यर्थी की सूची भी तैयार की जाएगी। चयनित अभ्यर्थी के योगदान न करने पर वरीयता क्रमानुसार द्वितीय का चयन उक्त सूची के अनुसार जिलाधिकारी के अनुमोदन उपरांत किया जाएगा। रिक्त आंगनबाड़ी केंद्र पर चयनित अभ्यर्थी द्वारा योगदान करने के उपरांत भविष्य में उक्त केंद्र के रिक्त होने पर वरीयता सूची पर अंकित नाम मान्य नहीं होगा। वरीयता क्रम पर सूची नियुक्ति पत्र निर्गत तिथि से 3 माह 90 दिवस तक ही मान्य हो गया। तत्पश्चात उक्त पदों पर पुनः विज्ञप्ति प्रकाशित किया जाना आवश्यक होगा। समायोजन की बात करते हैं तो हम लोग किस तरीके से पाते हैं, यदि कोई कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, सहायिका शादी के बाद ससुराल में निवास कर रही तो उसकी ससुराल की ग्राम सभा या वार्ड, शहरी में है तो वार्ड, गाँव में है तो ग्राम सभा में पद रिक्त होने पर आरक्षण का ध्यान रखते हुए जनपद के अंदर होने की स्थिति में जिलाधिकारी का अनुमोदन प्राप्त कर समायोजित किया जा सकेगा। नंबर 2, जनपद से बाहर समायोजन की स्थिति में तैनाती जनपद की बाल विकास परियोजना अधिकारी और जनपद के जिला कार्यक्रम अधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी के अनुमोदन एवं जिन जनपद में समायोजन होना उस परियोजना के बाल विकास परियोजना अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी और जिलाधिकारी के अनुमोदन उपरांत आरक्षण का ध्यान रखते हुए समायोजन किया जाएगा। इस प्रकार के प्रकरणों में निदेशालय स्तर से किसी मार्गदर्शन अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। नंबर 3, यदि जनपद के अंतर्गत कोई 2 आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, सहायिका परस्पर समायोजित की जा सकती हैं तो इस संबंध में उसका प्रार्थना पत्र प्राप्त कर लिया जाएगा। निवास प्रमाण पत्र की पुष्टि के बाद जिलाधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने हेतु समायोजित किए जाने पर विचार किया जाएगा। इस स्थिति में यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि वे वर्तमान लखनऊ में कहाँ की स्थिति में हैं। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों का देखा जाए तो हम लोग पाते हैं उक्त स्थिति में यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि वे वर्तमान समय में वहाँ की निवासी हों तथा किसी भी दशा में आरक्षण प्रभावित नहीं हो। एक आंगनबाड़ी केंद्र पर एक ही परिवार की 2 महिलाओं की नियुक्ति आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायिका के पद पर नहीं की जाएगी। दोस्तों ध्यान दीजिए, एक ही आंगनबाड़ी केंद्र पर एक ही परिवार की 2 महिलाओं की नियुक्ति आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायिका के पदों पर कभी भी नहीं की जा सकेगी। तो ध्यान रखिए, आप लोग अगर एक ही घर की 2 महिलाएं हैं तो इस तरीके से आवेदन ना करें। नंबर 13, सेवा समाप्ति की बात भी की गई है। यदि वर्तमान में कार्यरत कोई आंगनबाड़ी कार्यकर्ती व मिनी आंगनबाड़ी केंद्र की कार्यकर्ती और सहायिका द्वारा ग्राम सभा सदस्य, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका सदस्य और सभासद, पार्षद तथा महापौर आदि पर निर्वाचित हो जाती है तो उसकी मानदेय आधारित संविदा सेवा निर्वाचित घोषित होने के बाद शपथ लेने की तिथि से स्वतः समाप्त हो जाएगी। इसके लिए अलग से नोटिस दिए जाने की बाध्यता आवश्यकता नहीं होगी। नंबर 2, यदि कोई आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एवं सहायिका चयन के बाद मूल निवास से संबंधित अपना गाँव छोड़ देती है या किसी अन्य गांव में निवास करने लगती है या शादी होने की स्थिति में अन्यत्र रहने लगती है तो ऐसी परिस्थितियों में क्षेत्रीय मुख्य सेविका व बाल विकास परियोजना अधिकारी से आख्या प्राप्त कर मानदेय आधारित सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जाएगी। नंबर 3, यदि कोई आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायिका अपने दायित्व का निर्वहन ठीक से नहीं करती है, अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहती, केंद्र का संचालन, अनुपूरक पोषाहार का वितरण ठीक से नहीं करती है तो उसे नोटिस देकर जिलाधिकारी स्तर पर सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए जिलाधिकारी का अनुमोदन प्राप्त कर संविदा आधारित मानदेय सेवा समाप्त की जाएगी। इस प्रस्तर में आपको बताया बिंदु 4, 5, 6 में जिलाधिकारी के लिए किए गए उपबंध दिशा निर्देशित हैं। चयन प्रक्रिया का पूर्ण दायित्व जिलाधिकारी का होगा। इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया इस शासनादेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए तथा इस शासनादेश के निर्गत होने के पश्चात यदि कोई
पूर्व में कोई चयन की कार्रवाई जनपद में प्रारंभ की गई तो उसे निरस्त कर दिया जाए। समस्त जिलाधिकारीगण से अपेक्षा की जाती है कि अपने कुशल नेतृत्व और प्रभावी नियंत्रण में उक्त कार्रवाई को पूर्ण उत्तरदायित्व के साथ संपादित कराएंगे। भवदीया अनामिका सिंह, सचिव। दोस्तों, इस वीडियो में जो भी मैं जानकारी दी सभी स्वयं सहायता समूह कैडर की बहनों के लिए। उत्तर प्रदेश के अगर आप निवासी हैं, अगर आप आंगनबाड़ी में आवेदन कर रहे हैं, तो आपको इन सभी चीज़ों को जानना बेहद ज़रूरी है कि कैसे आपको काम करना होगा, किस तरीके से आपका चयन होगा, कैसे आपकी सेवा समाप्ति हो सकती है, किन चीज़ों से आपको बचना है। तो निवेदन करता हूँ ये वीडियो आपको 100% पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे ताकि भविष्य में ऐसी जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, यू कैन अर्न यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन जरूर दबाएं।